हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बात करते हैं ये जो कंबाइंड डिस्कशन हमारी चल रही है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर वाले चैप्टर की। अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, इलेक्शन देख लिया प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमने ये देखा था। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस अगर किसी पर्सन को हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति बनना है, ओथ और एफर्मेशंस क्या खिलवाई जाती हैं और कंडीशन क्या होती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। हमने यहाँ पर सैलरी वगैरह और एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। अब एक और चीज़ देखते हैं, टर्म इम्पीचमेंट और वैकेंसी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेन्योर की, टर्म की। प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ये 5 साल कैलकुलेट कैसे होता है? जिस भी डेट पर वो अपने ऑफिस पर ऑफिस में एंटर करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के तौर पर एंटर करते हैं और शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ओथ और एफर्मेशन लेते हैं, उनका पहला दिन शुरू हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, कोई भी सर्विस आपको बांधती तो है नहीं लाइफ के अंदर, और राष्ट्रपति तो फर्स्ट सिटीजन है। तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होने से पहले वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिहाज से ये है, राष्ट्रपति हमेशा अपना रेजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब ये तो हो गया कि अपनी मर्जी से 5 साल कंप्लीट होने से पहले अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति से कोई गलती हो जाए, गलती नहीं कहेंगे, गुनाह हो जाए और संविधान की मर्यादाओं का ये उल्लंघन करें, तो बख्शा तो इन्हें भी नहीं जाएगा। जैसे कि याद है श्रेया, 2 मंथ का एडवांस नोटिस देकर इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है स्टार्ट किसी भी कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल के अंदर, है ना। तो ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस अपना टर्म 5 साल का कंप्लीट करने से पहले। हर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और बॉडी को जब हमें हटाना होता है, उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि उसका रिमूवल का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होने जा रहा है या इनिशिएट हो चुका है। सिर्फ राष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में दोस्तों आप लोग ये वाली बात याद रखना, इनके रिमूवल के प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक स्पेशल कोनोटेशन दी जाती है, उसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये टर्म जैद सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं, दे कैन ही और शी कैन ऑल्सो होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। ये सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर पॉसिबल है, और ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडीशन नहीं है श्रेया। मतलब ये लिखा हुआ है कि 5 साल के बियॉन्ड भी अपना टेन्योर जो है, जो टर्म है ऑफिस का, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांस नहीं है ये। आगे देखो, अनटिल द सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज, यानी कि 5 साल हो चुके हैं और वैसे तो राष्ट्रपति को फिर हट जाना चाहिए, फ्रेश इलेक्शन से आना चाहिए, लेकिन जब तक इनका सक्सेसर चार्ज अज्यूम नहीं करता, तो उस दिनों तक, उस दौरान ये दोबारा या मतलब कंटिन्यूएशन में अपनी राष्ट्रपति के ऑफिस का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी ये संभाले रह सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनना, राष्ट्रपति हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें, हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू डैट ऑफिस। ठीक है, कितनी बार? जैसे अभी तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति सेम पर्सन कौन रहे हैं? एक ही बार रहे हैं, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। हमारे देश में प्रेसिडेंट जो हैं, ही और शी कैन बी इलेक्टेड टू हिज ऑफिस, री इलेक्टेड टू हिज ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने भी बार वो हो सकते हैं। यानी कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमें आगे दिखते नहीं हैं एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन अगर ये चाहे या ये चाहते या जो भी कंडीशन बनती, तो ये और भी बार आ सकते थे कि नहीं आ सकते थे, है ना। लेकिन अगर ये यूएसए होता, अगर ये यूएसए होता, यूएसए के अंदर एक जो पर्सन है, ही और शी कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। मैक्सिमम वो अपने करियर में 2 बार ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं। उसके बाद उसके बियॉन्ड अगर भले ही जनता का मैंडेट है, पॉपुलर सपोर्ट है, फिर भी 2 बार से ज़्यादा सेम पर्सन कंटिन्यू नहीं कर सकता एज अ प्रेसिडेंट। भले ही उसकी एज है, वो यंग है
बहुत जनता उसको लाइक करती है, ठीक है। तो यूएसए के अंदर ऐसे कुछ प्रीवियस एक डिकेड के अंदर मुझे कोई ऐसे प्रेसिडेंट का नाम बताओ जो कि लगातार 2 बार रहे हों और काफ़ी पॉपुलर चेहरा थे वो, बताओ। यस, मिस्टर बराक ओबामा, ठीक है। अब जो हम रिमूवल की बात कर रहे हैं ना प्रेसिडेंट के, उसको मैंने क्या बताया, एक स्पेशल टर्म के साथ डिनोट करा जाता है, इम्पीचमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, ही और शी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट कब होता है? जैद, बिस्मे, श्रेया, मेंस की आंसर राइटिंग में कभी भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को लिखना हो, ये जो फ्रेज है इसको मत भूलना, सेम ऐसे ही कोट एंड कोट कर कर आना, ठीक है। मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, जो प्रक्रिया है श्रेया, स्टार्ट होने के लिए कुछ तो ब्लेम लगाना पड़ेगा ना हमें राष्ट्रपति के ऊपर। वो ब्लेम गेम है, स्टार्ट होता है राष्ट्रपति ने संविधान की प्रोविजंस का उल्लंघन कर दिया है। डैट मीन्स ही हैज़ कमिटेड सम एक्ट, he or she has committed some act due to which there is a case of violation of the constitution or violation of the provision of the constitution, ठीक है। लेकिन अब मजाक की बात यह है श्रेया कि हमारा जो संविधान है वो इस फ्रेज का मीनिंग ही डिफाइन नहीं करता है कि वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब। आपके कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्ट्स हैं कि आपने ये करा, उसकी वजह से जो रिजल्ट निकला, जो रिपरकशन निकला, वो ये निकला। और उनमें से वन ऑफ द रिपरकशन ये था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न को वॉयलेट कर दिया, है ना। एटलीस्ट आपको प्रक्रिया तो पता होनी चाहिए ना। अगर आपको कोई पर्सन गुनहगार कह रहा है श्रेया, तो आपको आपकी गलती तो पता होनी चाहिए ना, आपने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन संविधान इस चीज़ के ऊपर चुप है। अब 2 चीज़ें अभी तक हम लोग ऐसे ही पढ़ चुके हैं ना कि वो चीज़ें किसी भी एक प्रोसेस का पार्ट होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या ऑफिस में पर्सन को लाने के लिए और उसको हटाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन दे आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे एक बात करी थी हमने जैद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, आज हमारे सामने दूसरी चीज़ है वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट भी नहीं रख सकता ना पर्सन, है ना, ये भी चीज़ हमने देखी थी। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं। मैं इससे बताना ये चाह रहा हूँ श्रेया, जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ो, और अभी तक जितने बार पढ़ चुके, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, एक चिट्ठा आपके पास होना चाहिए कि वो चीज़ें जो कि मैंशनड है हमारी लक्ष्मीकांत के अंदर, लेकिन लक्ष्मीकांत एक कैविएट के साथ ये लिख देता है कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए ताकि प्रीलिम्स के अंदर आप जो ट्रैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सको, आपके पास एक लिस्ट हैंडी हो और आपको पता हो आई विल प्ले ऑन द वर्ड्स विच आर मैंशनड इन माई पर्सनल लिस्ट। तो मेरे को पता था पहले से ही, मैं होमवर्क करके गई हूँ कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है कहीं पर भी, और एग्जामिनर पक्का ये गलत चीज़ प्रेजेंट करके मेरे लिए ट्रैप बिछा रहा है। आपका काफ़ी टाइम बचेगा एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट बाय सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर इन द रियल एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, दे कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी एक $1 मिलियन लाइन है, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रोसेस है, जिसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, वो लोकसभा के अंदर भी इनिशिएट हो सकता है, वो राज्यसभा के अंदर भी इनिशिएट हो सकता है। क्योंकि अनलाइक वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये किसी हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन या किसी एक हाउस के लिए जवाबदेही है क्या इनकी? बताओ, बिल्कुल नहीं। ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और दोनों हाउसेस को तो छोड़ो, ये यूनियन को भी उतना ही रिप्रेजेंट करते हैं जितना स्टेट को करते हैं, है ना। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर अगर मोर देन 50% हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेट लेजिस्लेचर्स मोर देन 50% हो, पूरे देश के स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब वो मोर देन 50% हो, 14 राज्य या फिर उससे भी ज़्यादा राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर्स एक प्रपोजल अगर पेश करें कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करा जाए, क्या संविधान में इसके लिए कोई स्पेस है? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट है? होता है ऐसा?
बोलो। नहीं होता यार। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, इनिशिएट इम्पीचमेंट का प्रोसेस। जैद ऐसा हो सकता है इसमें ऐसा कि स्टेट लेजिस्लेचर बोले और वो इनिशिएट हो जाए प्रोसेस, मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेचर भी बोले तब भी इनिशिएट हो जाए, ऐसा हो सकता है? जेड है ना, जेड सारे के सारे स्टेट्स बोले तब भी ऐसा हो जाए? नहीं। जबकि प्रेसिडेंट जो है ना श्रेया, वो आवाज़ जो है वो सेंटर की भी है, वो स्टेट के लिए भी है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था श्रेया, में रूल नहीं भूलना है। रूल ये पता है मैंने क्यों पूछा? देखो एनालिसिस इसकी एनालिसिस यहाँ छुपी हुई है कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नॉट स्टेट एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 5। इस वजह से तो कोई यूनियन एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी ही इनको रिमूव करने का प्रोसीजर चलाएगी ना, है ना जैद? एंड वो कौन होता है? पार्लियामेंट, है ना। अब ये जो चार्जेस है ना, चार्जेस क्या मतलब, मैंने बोला ना, आपने ये सारे एक्ट्स जो थे ये सारे के सारे कमिट करे और उनमें से एक जो था उसको माना जा रहा है दैट यू हैव कमिटेड सम वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चार्जेस हैं दे शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, जिन्होंने चार्जेस ये फ्रेम करे हैं 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। कौन सा हाउस? जहां पर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है, जो चार्जेस हैं वो इनिशिएट होने जा रहे हैं। अब मान लो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं बस मैं सिर्फ एक, 100 मेंबर्स हैं किसी भी हाउस के अंदर, ठीक है। इम्पीचमेंट के चार्जेस को इनिशिएट करना है कि हाँ भाई इस पे चर्चा हो कि सच में राष्ट्रपति ने क्या वॉयलेशन करा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का। इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए जो एक चिट्ठा होगा और उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया जाएगा कि स्टार्ट करवाओ इसके इम्पीचमेंट के प्रक्रिया को, और चार्जेस जो हैं जो इस पे लगे हुए हैं इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करवाओ। एटलीस्ट इस चिट्ठे के ऊपर इन 100 में से कितने लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए? 25। ये इजी नंबर मैंने इसलिए लिया राउंड फिगर में ताकि आपको 1/4 वाली चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। डेट फ्रेम द चार्जेस, और प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस इनिशिएट हो गए हैं एंड चार्जेस का बेस क्या है? वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए राष्ट्रपति जी को 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाता है। क्या? 14 दिन का एडवांस नोटिस होता है वैसे ये। इसमें ये बोला जाता है कि देखो आपके खिलाफ 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस ने कुछ चार्जेस लगाए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आपने अपना ऑफिस की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रोल अज्यूम करते वक्त संविधान की कुछ मर्यादाओं का, कुछ प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया है एंड आपके खिलाफ अब ये चार्जेस की डिस्कशन जो है, जो इसकी प्रक्रिया है, ये शुरू होने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का 2 हफ्तों का एडवांस नोटिस दे दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई? आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड, अब ये जो एक तो था ये चार्जेस वाला चिट्ठा, कितने मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए थे चार्जेस को फ्रेम करने के लिए? 1/4। और राष्ट्रपति को कितने दिन का एडवांस नोटिस? अब क्या होगा, इनको हटाने की प्रक्रिया का एक रेजोल्यूशन आएगा। अब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आएगा कि हाँ भाई चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, 1/4 मेंबर्स एग्री ऑन दैट, और यही कॉन्स्टिट्यूशन का रूल था कि एटलीस्ट 1/4 एग्री करें, और 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दे दिया गया। और अगर दूसरा स्टेप सुनना, अब अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो होता है वो पास हो जाता है, और पास होने के पीछे जैद रूल ये दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट इट शुड बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। टोटल मेंबरशिप, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं लिख रखा है। यानी कि अगर मैं लोकसभा को कहूं तो 550 मेंबर का क्या? 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा को कहूं मैं 250 मेंबर्स की 2/3 मेजोरिटी। किसी भी हाउस में जहां पर वो ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उधर
उधर के हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3। ठीक है, ध्यान से सुनना। जिस हाउस में इम्पीचमेंट चार्जेस इनिशिएट हुए थे, सबसे पहला प्रोसेस ये था, उस हाउस के 1/4 मेंबर्स ने उन चार्जेस को फ्रेम करने के लिए एक चिट्ठा प्रेजेंट करा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। दूसरा, उन्होंने ये करा कि 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया राष्ट्रपति जी को कि अब तुम्हारी हम लंका लगाने जा रहे हैं, तो रेडी रहना। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए उस हाउस में चार्जेस को फ्रेम करने के बाद। चार्जेस फ्रेम करने की स्टेज थी फर्स्ट, नोटिस दे दिया, और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो साइन होना चाहिए, वो पास होना चाहिए बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। एक हाउस में प्रोसीजर पास हो गया, पूरी की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, और मान लेते हैं हम लोग ऐसा लोकसभा में हुआ था। ठीक है। अब क्या प्रेसिडेंट, आप इमेजिन करके देखो, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और फर्स्ट सिटीजन है, एंड नॉमिनल हेड है हमारे स्टेट के। सिर्फ एक हाउस अगर ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर दे बाय 2/3 मेजोरिटी पूरा प्रोसीजर, अब क्या प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे क्या? नहीं। ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, फिर ये जाती है दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस सबसे पहले क्या करता है, चौथा स्टेप है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये कोई बिल तो है नहीं श्रेया कि दूसरा हाउस जो है इस पर रिकमेंडेशन देगा या वो करेगा, है ना, या हमें इसको पास करवाना है। ये तो इम्पीचमेंट का एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, प्रेसिडेंट को रिमूव करवाने की प्रक्रिया है ना, और ये काफ़ी गंभीर चीज़ है। दूसरा हाउस जो है, फर्स्ट हाउस ने जो भी चार्जेस फ्रेम करे थे, 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया था, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को भी पास कर दिया, इतना कुछ पहले हाउस से होते होते उसकी तो जिम्मेदारी निपट गई पूरी, जो भी उसको करना था उसने तो अपना पूरा फ्री हो गए। दूसरे हाउस को भेज दिया ये चिट्ठा कि देखो भाई, राष्ट्रपति को रिमूव करने की प्रक्रिया हमने चलाई थी, अब तुम देख लो। तो वो कहते हैं ठीक है हम देखेंगे। दूसरा हाउस बड़ी ही गंभीर तरीके से जो पहले हाउस ने जो चार्जेस लगाए थे उसको इन्वेस्टिगेट करता है। यहां पर ये लाइन इनकम्प्लीट है, इसको लिख लेना, विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस फ्रेम्ड बाय फर्स्ट हाउस। फ्रेम्ड बाय फर्स्ट हाउस, सबसे पहले किसी ना किसी ने तो चार्जेस लगाए थे ना। आंखें बंद करके दूसरा हाउस जरूरी नहीं है कि मान लेगा उन चार्जेस को, अपनी बुद्धि पे श्रेया दूसरा हाउस खेलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा पहले कितने सही है कितने गलत है। इतने बड़े जो डिग्नेटरी है उनको ऐसी थोड़ी ना हवा में करते कुछ भी निकाल देना। ये कोई हर्ड मेंटेलिटी, शीप मेंटेलिटी थोड़ी ना है कि सारे लोग हाँ 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 बोल रहे हैं तो दूसरा हाउस भी कहेगा हाँ ठीक है रिमूव कर दो। देखना पड़ेगा भाई कि सच में वो चीज है कि नहीं है ना। अब इस दौरान सारी चीजें राष्ट्रपति के खिलाफ जा रही है ना। अब हम ये जानते हैं कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए तो राष्ट्रपति को अपना हक रखने का, अपनी आवाज रखने का कितना राइट है। देखो, आपको कोई झूठे केस में फंसा रहा है, कोई इल्जाम लगा रहा है आपके ऊपर, आपके पास एक राइट तो होना चाहिए ना इसलिए कि आप अपनी वॉइस रेस कर सको, प्रूफ दे सको कि आपने ऐसा करा है कि नहीं करा है, कुछ भी करके। नॉर्मल इंसान के पास भी होता है, ये तो फिर भी फर्स्ट सिटीजन है ना। तो अब हम देखते हैं इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के क्या राइट होते हैं। अच्छा, डिफेंड करने का किसी भी पर्सन को, राष्ट्रपति हो चाहे वो कोई नॉर्मल सड़क पे घूमता हुआ इंसान हो, डिफेंड करने का राइट एक गलत चीज होती है क्या? बिल्कुल नहीं यार, क्योंकि ये हो सकता है कि सच में उसने कोई क्राइम कमिट करा हो, फिर भी एक बार के लिए उसकी बात सुनी जाए। लेकिन फिर इससे ये भी हो सकता है कि अगर हम डिफेंड करने के राइट ना दें तो श्रेया हो सकता है कि पर्सन ने क्राइम बिल्कुल ही कमिट ना करा हो, दूर दूर तक लेना देना ना हो उसका उस चीज़ के साथ, फिर भी उसे फंसाया जा रहा हो। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि देश के जुडिशल सिस्टम पर या जस्टिस सिस्टम पर फिर पर्सन को शक होने लगे। एंड अल्टीमेटली फिर हमने देखा था जैद जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस में फिर ऐसे लोग ना बागी हो जाते हैं। ये जो नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ऐसे ही तो हुई थी, है ना, याद है शायद। उनको ये लगा था कि देश की जो डेमोक्रेटिक मशीनरी है वो बेकार है ना, हम सारी की सारी सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेंगे और हम सरकार को उसकी कुर्सी से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो कितने बागी हो जाते हैं इसमें आप जानते ही हो कि
MLAs को, MPs को उठा लेना, उनके बेटों का उठा के मर्डर कर देना, गर्दन काट काट के पेड़ों पे टंगा देना। याद है चारू मजूमदार की हरकतें, नक्सलाइट मूवमेंट, है ना? ये चीज़ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, मतलब मैं करते करते डिस्कशन को कहाँ ले गया वो अलग बात है, लेकिन श्रेया ये चीज़ है कि देश के जो हमारे ही लोग हैं ना, फिर वो इसी देश से बगावत कर बैठते हैं। और मूवमेंट को शांत करवाने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था जैद बिस्मे पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, याद है? कि वो हमारे ही लोग हैं, है ना? इनकाउंटर इज नॉट द सॉल्यूशन। उनकी बस बुद्धि डगमगा गई है, हमें दोबारा उनको इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया पे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे दोबारा यकीन दिलवाना है, राइट? ठीक है। अब राष्ट्रपति के राइट हम लोग कुछ देखते हैं। राइट टू डिफेंड द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अब श्रेया इमेजिन करके देखो, हाउस इनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा है, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, और इनके पास राइट है कि वहां जाके सुन सकते हैं कि इनके खिलाफ क्या चल रहा है, ठीक है? दे हैव द राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जैद, ये गली मोहल्लों वाली बातें तो है नहीं कि वो बीच में बोल पड़ेगा अबे ओए मैंने ऐसा कब करा, क्या नहीं करा। चुपचाप सुनना है पहले कि चल क्या रहा है, ठीक है? यहाँ पर श्रेय ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट अपने साथ कोई हथौड़ा लेकर गया हुआ, पत्थर लेकर गया हुआ है, जैसे किसी मेंबर कुछ गलत बोला सर पे उठा के मार दिया उसके, ऐसा करा था मैंने पे, हैं बताऊं तेरे को मैं, ठीक है? तो इफ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन दी चार्जेस, अगर दूसरे हाउस ने मेंटेन कर रखे हैं वो चार्जेस, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने को आए थे ना इनके पास जैद चार्जेस, और उन्होंने देखा कि नहीं यार जो पहले हाउस ने इनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। सस्टेन का मतलब वो उस चार्जेस को मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई तुमने जो बोला हमने इन्वेस्टिगेट करा एंड यस यू वर राइट। एंड दूसरा हाउस भी अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को पास कर देता है, पास करने का रूल दूसरे हाउस में भी सेम होगा, जो टोटल मेंबरशिप है दूसरे हाउस की उसका 2/3 मेजोरिटी। एंड यहाँ पर आ जाओ, अगर लोकसभा के अंदर गया था तो पास हो गया था, और राज्यसभा के अंदर जा रहा है तो 250 मेंबर्स की मेंबरशिप है, उसका 2/3, ठीक है? तो प्रेसिडेंट जो है, द प्रेसिडेंट इज सेंड्स रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। ये कौन सा रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज सो पास्ड बाय, नहीं, बाय सेकेंड हाउस ऑल्सो। कंप्लीट कर लेना इस लाइन को, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि रेजोल्यूशन पास हो गया, अब यहाँ पर हम लोग सोचें कि पहले ही हाउस से पास हो गया तो ये रिमूव हो जाएंगे, नहीं, दूसरे हाउस से भी रेजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए। यानी कि जब प्रेसिडेंट को हमें उनके ऑफिस से रिमूव करना है बिस में, तो यहाँ पर जो शब्द है ना, वो शब्द यहाँ लिख देता हूँ, वो शब्द बिल यूज नहीं होता, वो शब्द यूज होता है रिमूवल रेजोल्यूशन। ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं, हमें हमेशा यही लगता है श्रेया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से कोई भी चीज पास होगी तो वो बिल ही होती है, ठीक है? रिमूवल रेजोल्यूशन क्लैरिटी देने के लिए एक शब्द को क्या बोल सकते हैं? इंपीचमेंट रेजोल्यूशन ज्यादा करेक्ट वर्ड है, ठीक है? इंपीचमेंट रेजोल्यूशन ज्यादा करेक्ट वर्ड है। एक क्लैरिटी और देना चाहता हूं, वर्ड रेजोल्यूशन ही है। कभी कभार किसी टेस्ट सीरीज और एग्जाम में मोशन भी दिख सकता है, ठीक है? जो टर्म संविधान में गिवन नहीं है उसको खुद से अज्यूम करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दिस इज द करेक्ट वर्ड। छोटी सी बात है लेकिन इसको याद रखना, ठीक है? तो जो इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। अब कोई भी चीज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे जीएस पेपर 2 जो होगा श्रेया गवर्नेंस का जो पार्ट है जैद, उसके अंदर तो हम लोग कुछ ना बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, और उनमें से एक बॉडी होगी जैसे क्वासी जुडिशियल। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, रियल एग्जांपल।
एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्वासी या क्वासी कैसे भी आप बोल लो, इसका मतलब ये होता है व्हेन यू हैव, ध्यान से देखना, सबसे सिंपल भाषा में बता रहा हूँ श्रेया, इसको लिख लेना, इसको तो चिपका लो, बल्कि व्हेन यू हैव हाफ पावर ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव हाफ पावर ऑफ समथिंग, यानी कि अब इसको कंबाइन करके देखो श्रेया, जुडिशियल वर्ड था लेकिन इससे आगे क्वासी लिखा हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ जुडिशियल पावर। कोई भी चीज जो क्वासी जुडिशियल हमारे देश के अंदर जिसको भी बोला जाता है, जिस भी बॉडी को, अथॉरिटी को बोला जाता है, तो आप ये समझ जाओ, दे आर एक्टिंग लाइक अ कोर्ट, दे आर एक्टिंग लाइक अ जुडिशरी, बट जिस प्रकार से जुडिशियल फंक्शंस 100% तरीके से परफॉर्म करते हैं, इन क्वाजी बॉडीज के पास 100% ना होकर इस पावर फंक्शंस का 50% पार्ट होता है। डैट मीन्स कटघरे में खड़ा करना, एक बात बता रहा हूँ, कटघरा मतलब आप ऐसा इमेजिन मत करने लग जाना कि यहाँ चारों तरफ लकड़ियाँ हैं, पर्सन जाके वहाँ सुनवाई कर रहा है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, कटघरे के अंदर खड़े करने का मतलब ये होता है किसी को गुनहगार साबित करना, गुनहगार कहलवाना, चार्जेस फ्रेम करना, फिर उन चार्जेस को कुछ इस प्रकार से पास कर देना कि पेनल्टी लगाना या उसको उसकी पोस्ट से हटा देना। हो गया ना पूरा कोर्ट की तरह फंक्शन। लेकिन कोर्ट इसके बियॉन्ड और भी काम करती है, उतने काम नहीं होते, लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडी ना किसी के ऊपर पेनल्टी लगाना या किसी को हटाना इतनी पावर रखती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सारी की सारी लिस्टिंग जो हमारे देश में जितनी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, वैसे तो सारे ट्राइब्यूनल्स ही होते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इवन हम लोग अपने करियर में अगर आईएएस ऑफिसर हैं तो एक टाइम पर जाकर एसडीएम, एडीएम, ये सब करते करते एक वक्त आता है हमारी ज़िंदगी में जब हम बनते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं तो उसके साथ साथ हमारी पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर द कलेक्टरेट इन चार्ज ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। एंड कोई भी जो सिविल केसेस होते हैं छोटे छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वी बिहेव लाइक अ, या वी अज्यूम द पावर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मजिस्ट्रेट, इसलिए बोलते हैं डीएम साहब, कलेक्टर साहब को। ठीक है, तो इम्पीचमेंट जो है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ये वाला जो टर्म है ना, ये वैसे तो इनको वहाँ पर भी लिखना चाहिए था। याद है प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाली बात जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर करी थी कि वो हाँ जेल वगैरह भेजने तक की वो पावर वो रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखो, शांत दिमाग से समझना, कह रहा है कि इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्वासी जुडिशियल बॉडी मत कहते ना, ब्लंडर हो जाएगा। इंटरव्यू रूम में अगर ये शब्द इस्तेमाल करा और तुमने उनको बता दिया कि हमारा PSIR ऑप्शनल है, भूल जाओ उस साल तुम पास हो रहे हो। और मेंस के अंदर ये लिख दिया, पेपर तो तुम्हारे हाथ आना नहीं है, सिर्फ उस क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे, हर क्वेश्चन में नंबर कटेंगे, क्योंकि वो सामने वाला समझ जाएगा क्या कलेक्टर बनोगे रे तुम जब तुम्हें यही नहीं पता। पार्लियामेंट कभी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है। देश में हर किसी को रिमूव करने की दम नहीं रखती पार्लियामेंट। 50% भी जुडिशियल पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होती ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन होगा। हाँ, जुडिशरी के ऊपर ब्लेम क्यों लगता है कि वो लॉ मेकिंग की प्रोसेस को इनिशिएट करती है। याद है मैंने बताया था जुडिशियल ओवररीच वाली चीज़ है ना, कि वही है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर जो दे रखा है जुडिशरी ने PIL की मदद से अपने आप को ओवरबर्डन करके वो लॉ मेकिंग के प्रोसीजर में घुसने लगा है ना। लेकिन पार्लियामेंट के पास जुडिशियल पावर नहीं होती। हाँ, जब पार्लियामेंट इम्पीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राष्ट्रपति का रिमूवल, तो तब पार्लियामेंट एक रोल अज्यूम कर लेता है दैट यस, कॉलर ऊंची कर रही, दैट यस वी आर अ काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी and the process we are carrying out is of the nature of the quasi judicial nature, as we have the power to remove the highest dignitary, highest ceremonial head, chief nominal head of the country and the first citizen of the country, that is president। राष्ट्रपति को रिमूव करने की पावर हम रखते हैं। पार्लियामेंट इस चीज में प्रेसिडेंट की रिमूवल के प्रोसेस में, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के प्रोसेस में एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर को निभाता है। बिकॉज यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाना या फिर वो करना
यहाँ पर पावर कोर्ट के पास नहीं है। इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस था, हमने देखा कि चार्जेस फ्रेम हुए 1/4 किसी एक हाउस के अंदर, वो फिर रेजोल्यूशन पास हुआ, 14 दिन का नोटिस देना, दूसरे हाउस के अंदर जाना, इन्वेस्टिगेट होना चार्जेस का, सस्टेन होना चार्जेस का, 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पहले हाउस के अंदर पास होना, 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबरशिप जो होगी वो फिर दूसरे हाउस में पास होना, होते होते प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो एक बार बताओ, जब रिमूव करने की किसी भी एक डिग्नेटरी को कोई पावर होल्ड करके रखता है तो ये वाला काम तो जुडिशरी का, ये वाला काम तो कोर्ट का ही होता है ना। लेकिन क्योंकि ये हर एक मामले के अंदर हर किसी को देश के अंदर रिमूव नहीं कर सकता पार्लियामेंट, इसलिए इसके नेचर को क्वासी जुडिशियल नेचर का बताया जा रहा है। अच्छे से समझ में आया भाई क्वासी जुडिशियल शब्द के ऊपर जितना फोकस करा मैंने? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब ये वाला काम देखो जनरली कोर्ट का होता है ना, कि जैसे आप मतलब अपने वकील को लेकर आइएगा, आप कमेटी के सामने पेश होइएगा, ये सारे काम कोर्ट और ट्रिब्यूनल करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ एक पर्सन को रिमूव करने के लिए, मतलब होता है एक दो डिग्नेटरीज को रिमूव करने से, तो एमपीज वगैरह को भी रिमूव करना। लेकिन यहाँ पर इम्पीचमेंट के प्रोसेस के टाइम पर भाई तुमने फर्स्ट सिटीजन को निकालने की तुम दम रख रहे हो, तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर तो है ही तुम्हारे पास, ये पार्लियामेंट को टाइटल दिया जा रहा है। ठीक है। तो यानी कि याद है मैंने आपको बताया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी क्या जुडिशियल नेचर का रोल निभा सकते हैं। और आपको अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट भी कभी कभार जुडिशियल नेचर का रोल निभा सकते हैं, तो आप बोलो यस निभाते हैं। कौसी जुडिशियल नेचर का प्रोसीजर निभाते हैं व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट, और सिंपल भाषा में रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब यहां पर हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अब ईदर हाउस की तो बात ही नहीं उठती, अब तो सिर्फ एक ही हाउस रह गया जहां नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। कौन सा हाउस रह गया? राज्यसभा, 12 मेंबर्स। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। देख रहे हो, जैसे श्रेया किसी का कुछ अच्छा कर रहा होता था तो कुछ आया नहीं, चांटे पड़ने लगे। तो जैद ये वही वाली बात है कि किसी के ऊपर जैकेट या कंबल डली हुई है, आप भी बगल से निकल रहे हो तो 4 चांटे बजाकर जा रहे हो और चिल्ला चिल्ला के जा रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको, क्यों मार रहे हो उसको। ठीक है। इलेक्शन के प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट करा नहीं, इम्पीचमेंट में सबसे जल्दी आ जाएंगे सामने। ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब करा नहीं का मतलब ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते थे, उनको नहीं दे रखी संविधान निर्माताओं ने ये पावर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है, चाहे वो राज्यों की बात हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो, और दो ही केंद्र शासित प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभाएं होती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, एंड JNK ऑल्सो, 3 में सॉरी। ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। यहां पर रिवर्स हो गया ना पूरा प्रोसीजर, रिवर्स हो गया ना। बस इतनी बात याद रखना, जो लोग इलेक्शन में थे वो इम्पीचमेंट में नहीं होंगे, एंड जो लोग इम्पीचमेंट का पार्ट होते हैं वो इलेक्शन का पार्ट नहीं होते। राइट। ठीक है। नहीं, मैंने वही तो बोला, जो लोग इलेक्शन के टाइम पर थे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जैसे नहीं थे इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन वो इम्पीचमेंट में मौजूद है। ठीक है। और ये जो इसकी बात, अगर मैं पहले वाले पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा था, और जो दूसरा पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं स्टेट्स के, यूटीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये इम्पीचमेंट में देखो श्रेया बोल रहा है कि दे डू नॉट पार्टिसिपेट, दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग इलेक्शन की प्रोसीजर में शामिल थे वो इम्पीचमेंट का पार्ट नहीं है जब इम्पीचमेंट होती है। जो लोग इम्पीचमेंट में शामिल है वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। ठीक है। हाँ, वो इलेक्टेड मेंबर्स तो रहेंगे। देखो मैं तो हाँ, ये तो एक्सेप्शन बता रहा हूँ। देखो मैंने शुरू में ये सर्कल ना मैं ऐसे मजे के लिए नहीं मारता हूँ, चले इनकी कोई इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। बार बार हर चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकता ना। ये कोई मुझे जैसे लड़कियां सजा सजा के अपने नोट्स को रंग बिरंगा पहने, ब्राउन कलर से ये, पिंक कलर से ये, वो ये, इतना टाइम मेरे पास नहीं है ना करने का तो मैं सिंपली गोले मार देता हूँ। ठीक है।
जैद बिस्मिल शरिया, समझ में आया सब कुछ? और एक लाइन याद रखना, नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। ठीक है, यानी कि आज तक कोई भी राष्ट्रपति अगर हमसे कोई पूछे कि 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करने से पहले रिमूव हुए हैं क्या, नहीं, क्योंकि बात वही है ना, रिमूव अगर मैं कह रहा हूं तो रिमूवल तो वैसे भी नहीं टर्म यूज करी जाती है राष्ट्रपति के केस में। मैं अल्टीमेटली ये पूछ रहा हूं कि वो इम्पीच हुए हैं, नहीं हुए। ठीक है, अब बात, हाँ हाँ, प्रोसीजर तो चला है, वो बोलने ही वाला था, बच गए तुम। वो होमवर्क आप मुझे करके दोगे, आप मुझे बताओगे कि कभी इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो किसके टाइम पर इनिशिएट हुआ है आज तक। ठीक है, पता करके देना। उसके बाद वैकेंसी की बात और कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, वैकेंसी की लास्ट टॉपिक है इसका, वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। वैकेंसी का मतलब क्या है, किसी भी इवेंट की वजह से देश में क्या नहीं रही, कौन सी कुर्सी नहीं रही, राष्ट्रपति की, है ना। राष्ट्रपति की कुर्सी मतलब खाली हो गई है, यही है ना जैद इसका मतलब वैकेंसी। अब वैकेंसी के बहुत सारे वो हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1, एक जो प्रेसिडेंट के ऑफिस की वैकेंसी है वो इन सारे तरीकों में से किसी एक की वजह से हो सकती है। या तो 5 साल का टेन्योर प्रेसिडेंट का खत्म हो गया हो, तब वो वैकेंसी हो जाएगी। ये वैकेंसी जो है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ 5 ईयर जरूरी नहीं है कि आए, जरूरी नहीं है। क्यों? ऊपर देखो, ये याद है, प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स अंटिल द सक्सेसर रिज्यूम चार्ज। लेकिन ना देखो यहां पर एक कीवर्ड देखो, मैं ग्रीन से मार्क करता हूं इसे, कैन होल्ड। ये भी जरूरी नहीं है कि वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, संविधान की टोन बहुत सोच समझ के हमें इंटरप्रेट करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ, वरना मैं पीपीटी वीपीटी बनाकर ना एक लक्ष्मीकांत के 10-10 चैप्टर करवा दूँ एक घंटे के अंदर। उसके बाद बाय हिज रेजिग्नेशन, ये भी 5 साल कंप्लीट होने से पहले रेजिग्नेशन, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं अपना। जैसे एक चीज रिकॉल करो, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? स्पीकर को। ठीक है, उसके बाद ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये भी इससे भी वैकेंसी आ जाएगी। बाय हिज और हर डेथ, अदरवाइज मतलब कोई और रीजन हो, फॉर एग्जाम्पल वेन ही और शी बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, या फिर जब इनका इलेक्शन, जो याद है हमने पढ़ा था कि कुर्सी पर आकर बैठ तो गए लेकिन कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद ही, 3 हफ्ते बाद ही, 1 साल के बाद ही इलेक्शन को वोट डिक्लेयर कर दिया, तो फ्रेश इलेक्शन होने हैं, है ना। तब तक के लिए क्या हो गया, वो सीट हो गई वैकेंट। डेथ के कंटेक्स्ट में एक चीज लिखी हुई है, सो फार ओनली 2 प्रेसिडेंट्स जो हैं दे हैव डाइड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि 5 साल कंप्लीट करने से पहले या फिर उन 5 साल के कार्यकाल के दौरान इनका देहांत हो गया था। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एंड दूसरे थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी। इनमें से कौन से राष्ट्रपति के टाइम पर या फिर कौन से राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी? फखरुद्दीन अली अहमद। साल? फाइव। ठीक है, एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? यस। चलो कोई तो है श्रेया जिसकी तुमने इज्जत करी, जो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ठीक है, सारे दोस्त चल रहे थे ज्यादा अभी तक इसके। ना उम्र देखे ना वो देखे, सब दोस्त हैं सब। बोल दो, सही बात है, अब श्रीमान लगाना शुरू कर दो, है ना। तो व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड, अगर देखना इनमें से कंडीशन देख लो पहले,
अगर वैकेंसी आती है, व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, ये जो पूरा का पूरा जो 5 साल हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट, ऑब्वियस सी बात है चुनावी प्रक्रिया होगी टू फिल द वैकेंसी, लेकिन इट मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ये पहली हो जानी चाहिए। जैसे आपको पता है ना, ज्यादा एक चीज, पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं, जो करंट एमपी अभी रनिंग में हैं, उनके रहते रहते ही हो जाते हैं पहले, वो 5 तक कंप्लीट होने से पहले। हम गैप नहीं रख सकते 2-2.5 महीने का और वो करके, देश को कौन चलाएगा, इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर कौन साइन करेगा। तो इनके कार्यकाल जो चल रहा होता है 5वां साल, उसके एंड तक जाते जाते ही वो पूरा प्रोसीजर श्रेया कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा इनके साथ ही हर एक ऑफिस के साथ करा जाता है हमारे देश के अंदर, चाहे राज्यों में आप विधानसभाओं की बातें कर लो या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्शंस की किसी भी अथॉरिटी की बात कर लो। क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था, हमारे संविधान में एक रूल होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस खाली नहीं पड़ा होना चाहिए, है ना, नॉर्मल टर्म में खाली नहीं पड़ा होना चाहिए। अब देखो डेथ हो गई तो ऐसा तो है नहीं उठाकर नहीं कराएंगे कि उठ जा पहले 5 साल कंप्लीट कर ले फिर मर जाइयो, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, अगर डिले हो गया, मतलब मान लो डिले कैसे हो सकता है, इमरजेंसी चल रही हो, कंट्रीज एट वॉर विद अनदर कंट्री, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल सक्सेसर रिज्यूम चार्ज। अब समझ गए जो ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये जो पूरा प्रोसीजर, ये है इसका फुल मीनिंग। किसी भी रीजन की वजह से अगर चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पाई राष्ट्रपति की, मतलब करंट राष्ट्रपति के रहते रहते नए राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया एंड में जाकर कंप्लीट हो जानी चाहिए ना, ताकि खालीपन ना रहे, है ना। लेकिन अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, इमरजेंसी लगी हुई है, कंट्रीज एट वॉर, या कोई भी प्राकृतिक आपदा है या कुछ भी है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर रिज्यूम्स चार्ज, तब तक वो रहेंगे। और इस चीज को जो मैं बोलता हूं ना कि बार बार हमारे संवैधानिक पोस्टों पे और चीजों में गैप नहीं रहना चाहिए, है ना, कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, ये जो गैप है ना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटररेग्नम। क्या बोला जाता है? इंटररेग्नम। हमें इंटररेग्नम को इनवाइट करना होता है कि प्रिवेंट करना होता है? प्रिवेंट करना होता है, ये गैप होता है क्योंकि, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होगा कि उसके 5 साल कंप्लीट हो गए तो कोई अपना दिमाग लगाने लग जाए, वाइस प्रेसिडेंट तब तक एज्यूम कर लेगा ऑफिस, नहीं। इस सिचुएशन के अंदर उपराष्ट्रपति को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट या टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भले ही उनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि भैया फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए तब तक वही रहेंगे, क्योंकि अभी वो हैं, वो कहीं गए नहीं है, वो टपके नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का आने का कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ ये कहकर के उनका 5 साल कंप्लीट हो गया तो वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, बिल्कुल प्रोसीजर वाइज वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन और उपराष्ट्रपति जो हैं उनको, आपको लग सकता है कि यार उनको बुला लेना चाहिए उनको, क्योंकि जब राष्ट्रपति जो अभी तक थे वो राष्ट्रपति तो रहे नहीं है, वैसे 5 साल तो उनके कंप्लीट हो गए हैं, वो तो नए राष्ट्रपति का जो चुनावी प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो उनको कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो वाई नॉट उपराष्ट्रपति, कि जो पर्सन राष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति ही नहीं है, तो वो क्यों राष्ट्रपति की पोस्ट पे रहे, उपराष्ट्रपति को बुलाओ। लेकिन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसीजर है, बात ही है। अगर इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय, ये तो हमने एक पढ़ा कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हो गया, और भी तो सिचुएशंस थी। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ या दूसरी किसी कंडीशन की वजह से, तो क्या प्रोसीजर होता है? इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द अकरेंस ऑफ सच अ वैकेंसी। 6 महीने के अंदर अंदर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, दे रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years। क्योंकि देखो ना, ये वाली चीज 5 साल कंप्लीट होने की बात नहीं है, ये चीज तब हो रही है 5 साल कंप्लीट होने हुए नहीं है, बीचों बीच में कोई चीज हो गई है ना, तो 6 महीनों के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन वैकेंसी तो आई गई है, और अभी हमने क्या बोला, इंटररेग्नम हो नहीं सकता। अभी देखते हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी अज्यूम्स हिज चार्ज ऑफ द ऑफिस।
इसका मतलब ये है सिंपल सा, मान लो साल 2020 चल रहा है, एक प्रेसिडेंट आए ऑफिस के अंदर, कब तक इनको रहना है? साल 2025 तक। लेकिन इन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, यानी रिजाइन कर देते हैं साल 2023 में। इनको कितने साल रह गए थे? 2 साल रह गए थे इनके, है ना। और यहां पर आ जाते हैं न्यू प्रेसिडेंट। अब क्या ये सिर्फ 2 सालों के लिए रहेंगे क्या? बताओ, 2025 तक ही रहेंगे क्योंकि इनको 2000 पिछले वाले को 2025 तक रहना था? नहीं, ये पूरे 5 साल का इनको कार्यकाल दिया जाएगा 2028 तक। यही हो गया ना? हाँ, 2028 तक ये कह रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यार, यहां पर भी तो वैकेंसी आ गई थी जैद, और इंटररेग्नम को तो हमें अवॉइड करना है ना, है कि नहीं? तो व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो आपने क्या सीखा? कब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करेगा? जब पूरे 5 साल नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हुए हैं, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। इनमें से सिर्फ यहां पर, सिर्फ पहली कंडीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करेगा प्रेसिडेंट की तरह, पुराना वाला प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करता रहेगा जब तक नए प्रेसिडेंट की चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती। लेकिन बाकी सारे रीजंस के अंदर 2, 3, 4 और 5 पॉइंट के अंदर जब भी वैकेंसी आई है ना, तो कौन एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बहुत माइन्यूट चीज है, ये समझ रहे हो? लक्ष्मीकांत यार ऐसी है, श्रेया भाग भी नहीं सकते कि लाइन छोड़ के कि ये खुद कर लेना, ये ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू, मतलब अभी एक प्रेसिडेंट है और वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज। प्रेसिडेंट का पेट खराब नहीं होता क्या श्रेया? वो छुट्टी वुट्टी बनाने नहीं जा सकते क्या? वो बुढ़ापे में दोबारा हनीमून पे नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। और चलो ये तो मजाक की बात छोड़िए, तो मेरी वाली हरकतें अच्छे, अगर देश की बात करें तो देश के लिए कोई ट्रीटी साइन करने दूसरे देश गए होंगे, है ना, जो सिंसियर प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पर डिस्चार्ज करते हैं उनके फंक्शंस अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ऑफिस। रिज्यूम मतलब क्या? वो कहीं गायब, वो मतलब गायब ही हुए हैं थोड़े टाइम के लिए, देश के बिहाफ पर कहीं गए होंगे, कहीं ट्रीटी साइन कर रहे होंगे, किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट के साथ कोई मीटिंग होगी, कुछ भी चीज़ होगी, है ना, कोई समझौता होगा, तो तब तक वो देश में नहीं है, या फिर वो बीमार है, या कुछ भी चीज़ है, दूसरा कोई कॉज है। तो दूसरा कोई कॉज क्या हो सकता है यहाँ पर? शायद मैं बोले हम लोग उसको ला सकते हैं श्रेया, मूड स्विंग हो रहे प्रेसिडेंट के, मेरा मन नहीं कर रहा 4-5 दिनों के लिए ऑफिस में बैठने का। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, उपराष्ट्रपति डिस्चार्ज करते हैं उनके फंक्शन में, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं संभाल लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यार ये देखो जरा, प्रेसिडेंट हो जैद श्रेया, एंड वो इस टाइम पर अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वो एब्सेंट हैं, तबीयत खराब है या किसी भी दूसरे रीजन की वजह से। अब प्रेसिडेंट बार बार, मान लो कि मेरे से कोई प्रेसिडेंट बार बार वही हरकतें कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, अब मूड स्विंग से प्रेसिडेंट के थोड़ी ना हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति के नहीं हो सकते जैद हैं। उपराष्ट्रपति बोले मैं भी नहीं आ रहा, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ छुट्टी पे, मेरी भी तबीयत खराब है, मेरा भी सेकंड हनीमून है, या मेरा आने का मन ही नहीं है, इन केस द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, तो बुलाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रेया जो गाली देता होगा ना, साला मैं जुडिशरी का बैकलॉग संभालू या तुम लोगों के मूड स्विंग को संभालूं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कहे मैं भी नहीं आ रहा, मेरे भी मूड स्विंग चल रहे, देश में एक लहर दौड़ पड़ी मूड स्विंग की, ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, इनको बोल दिया जाएगा कि आप ये रोल एज्यूम करो। अच्छा, इनका भी अगर मूड स्विंग चल रहा तो लाइन से काफी सारे हैं आप, ठीक है, उनमें से कोई एक समझदार व्यक्ति होगा, वो संभाल लेगा, ठीक है, वो ऐड करेंगे एज प्रेसिडेंट या डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक खतरनाक चीज है काफी ज्यादा।
यहाँ पर देखो इस पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर 80 है ना, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई थी मई 1969 में, तो वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी वॉज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। बाद में वीवी गिरी जी ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ने थे। याद है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में ज़्यादा हमने पढ़ा था, इंदिरा गांधी जी बेसिकली इनको लेकर आगे लेकर आ रही थी क्योंकि उनका सिंडिकेट के साथ टसर चल रहा था, है ना, ओल्ड कांग्रेस लीडर्स जो थे। देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभाला था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फ्रॉम 20 जुलाई टू 24 अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेथ वाला मामला सीरियस था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप मूड स्विंग वाला मामला इमेजिन कर सकते हो। वेन एनी पर्सन डेट इज वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब ये ऐड कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की तरह या डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उनके फंक्शंस, उनको वो सारी की सारी पावर्स और इम्यूनिटीज जो कि राष्ट्रपति को मिलती है, और सारे के सारे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्या वो बिल्कुल, मेरी बात ध्यान से सुनना, सारी इम्यूनिटीज मिलेंगी, सारी पावर्स मिलेंगी, सारे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या वो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह डिट्टो 100% सेम होंगे, या फिर थोड़ा सा फेरबदल उनका होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर जाकिर हुसैन जी के टाइम पर यहाँ पर तो लिख दिया गया है इसमें कि इतने से इतने टाइम के लिए, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन बड़ा भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता है बड़ा? बताओ। जैसे यहाँ पर जो विंडो दे रखी है 6 महीने की दे रखी है, अगर नॉर्मल तरीके से 5 साल कंप्लीट ना हो तो, याद है ये देखो लिख रखा मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है, 6 महीने की विंडो दे रखी है। यार ये वाली प्रक्रिया 6 महीने तक भी तो हो सकती है। और मान लो कि कंट्रीज एट वॉर, लंबे समय का वॉर चल रहा है या फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, यार ये 6 साल में भी तो कन्वर्ट हो सकता है। ज्यादा कोई गारंटी है क्या कि 6 महीने तक ही हो जाएगा? ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है अगर, तो कुछ भी हो सकता है ना होने को। तो क्या है, अब क्या सेम जो पर्सन प्रेसिडेंट के उसको रोल, पावर्स एंड फंक्शंस को जो निभा रहा है, सेम चीजें मिलेंगी उसको वैसी, या फिर थोड़ी सी फेरबदल होगी? इस चीज को डिटरमाइन करने की जो अथॉरिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ये चीज याद रखना। मतलब कभी भी आपको अगर ये स्टेटमेंट आई, आपको खुद से लिखना हो या अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो आप ये चीज मान के चलना कि जो भी पर्सन, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है और उनका वो कार्यकाल संभाल रहे हैं, पावर्स, इम्यूनिटीज, फंक्शंस, उनको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो क्या जैसे ओरिजिनल प्रेसिडेंट को मिलती हैं 5 साल की, वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर मिलेंगी ये सारे इमोल्यूमेंट्स वगैरह, खर्चे वगैरह, या जो भी चीजें हैं, या थोड़ी सी फेरबदल होगी? ये सेम रहेगा या चेंज फॉर्मेट के अंदर मिलेगा? 19-20 का फर्क होगा या फिर 20-20 ही रहेगा वो पूरा का पूरा? ये चीज डिटरमाइन करेगा हमारा संसद भवन, पार्लियामेंट। ये कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।